Bismillahirrahmanirrahim. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल पढ़ेंगे। सेगमेंटेड का मतलब होता है पीसीज में डिवाइड करना, मेमोरी का मतलब जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं, और मॉडल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मेमोरी को पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये बात बताऊंगा कि हमने मेमोरी को पीसीज में डिवाइड क्यों किया था। तो मेमोरी को पीसीज में डिवाइड करने की दो वजूहात थी। सबसे पहली रीज़न ये थी कॉम्पैटिबिलिटी, और सेकंड रीज़न थी मेमोरी हमने इंक्रीज़ करनी थी। तो सबसे पहली रीज़न देखते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो ओल्ड प्रोसेसर थे ना, तो जब नए प्रोसेसर बनाए गए तो जो ओल्ड प्रोसेसर के प्रोग्राम्स थे वो नए प्रोसेसर पे चलने चाहिए। सही है। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेसर्स लिखे हैं 8080 और 8085। ये पुराने प्रोसेसर थे जो पहले यूज़ होते थे। ये 8 बिट के प्रोसेसर थे। एक और प्रोसेसर मैंने लिखा है जो इनके बाद आया था 8088, ठीक है, और ये 16 बिट के प्रोसेसर था। उसके बाद आजकल जो प्रोसेसर चल रहे हैं 80x86, ये 32 बिट का प्रोसेसर है। 80x64, ये 64 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, आजकल ये वाले दो यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली बात ये थी कि ये जो पुराने प्रोसेसर है ना, इनके ये जो देखें, जैसे इसमें 8 बिट के प्रोसेसर हैं, तो जब ये 8 बिट का प्रोसेसर था, तो जब नया प्रोसेसर आया गया 8088 का 16 बिट का, तो ये ऐसा होना चाहिए कि जो नए 16 बिट के प्रोग्राम्स बनेंगे वो भी इस पे चलें, और जो पुराने 8 बिट के जो इसके ऊपर चलते थे प्रोग्राम्स वो भी इसके ऊपर चलने चाहिए। इसको कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे और प्रोसेसर आते गए, तो मैंने इन शॉर्ट ये लिखा है x86 जो आजकल यूज़ होता है 32 बिट का। तो जब ये बनाया गया तो जो पुराने प्रोसेसर थे, जैसे 88 पे 16 बिट के प्रोग्राम चलते थे, ठीक है, और 8 बिट के प्रोग्राम्स थे, तो ये जो सा 32 बिट के प्रोग्राम भी चलाता था, अभी चलाता है, और 16 बिट के प्रोग्राम भी चलाता है जो इस प्रोसेसर पे चलते थे, और इस वाले के भी चलाता है। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद अब ये इंटेल वालों ने प्रोसेसर बनाया है 64 बिट का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो पुराने जितने भी प्रोसेसर थे ना, इनके लिए जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए थे वो सारे इस पे वो वाले पुराने प्रोसेसर के प्रोग्राम भी चलते हैं, और इस पे 64 बिट के प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो जस्ट इस वजह से आपने देखा होगा कभी कभी आप प्रोग्राम के ऊपर नेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो कहता है कि आपका कंप्यूटर जो सा है 32 बिट का है, तो आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो 64 बिट का है, तो वो नहीं चलता। वो इस वजह से नहीं चलता क्योंकि देखें अभी 32 बिट का है ना, तो ये पुराने प्रोसेसर वाले प्रोग्राम चलाएगा। तो जो नया 64 का तो नया है, तो 32 बिट वाला प्रोसेसर 64 बिट के प्रोसेसर को प्रोग्राम नहीं ना चला सकता, लेकिन जो 32 बिट का प्रोसेसर है वो 16 बिट का प्रोग्राम चला सकता है। या तो फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो 32 बिट वाला प्रोग्राम चला सकता है, 16 बिट वाले चला सकता है, 8 बिट वाले प्रोग्राम्स भी चला सकता है, और 64 बिट वाले भी चला सकता है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पैटिबिलिटी। अच्छा जी, दूसरी रीज़न है हमने मेमोरी को इंक्रीज़ करना था, और यहीं से हम सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें, मैंने आपको बताया है कि जो ओल्ड प्रोसेसर थे वो 8 बिट के थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर 8 बिट का है? इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेसर एक टाइम में 8 बिट से ज़्यादा डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर हम कहते हैं कि ये वाला 88 प्रोसेसर 16 बिट का है, इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर 16 बिट से ज़्यादा एक टाइम में डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसी तरह x86 ये वाले जो प्रोसेसर्स थे, ये एक टाइम पे 32 बिट से ज़्यादा डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह x64 ये वाले जो प्रोसेसर्स थे। ओके, आप यहाँ पे आते हैं, तो ये जो 8085 प्रोसेसर थे ना स्टार्ट में, ये 8 बिट के थे, तो इनकी जो एड्रेस बस थी वो 16 बिट की थी। ठीक है, और इनके अंदर लीनियर मेमोरी मॉडल फॉलो होता था। अभी तो हम सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, हमारी रैम यूज़ होता है ना मेमोरी में, तो इस वक्त में सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल नहीं था, इस वक्त लीनियर मेमोरी मॉडल यूज़ होता था। वो क्या होता था, आए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो
तो ये जो 80 और 8085 प्रोसेसर्स थे, इनके साथ जो एड्रेस बस थी वो 16 बिट की थी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ हम कितनी मेमोरी लगा सकते हैं? वो ऐसे कि जितनी एड्रेस बस होती है ना प्रोसेसर में, हम उसको 2 की पावर में लेते हैं। जैसे देखें, इसमें 16 बिट की एड्रेस बस थी, तो मैंने लिखा 2 की पावर 16 इज इक्वल्स टू ये नंबर आ गया है। तो इसका मतलब है इसके साथ जो हम मेमोरी लगाएंगे ना, उसके अंदर इतनी 65,536 मेमोरी लोकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने एक मेमोरी बनाई है। ठीक है, और ये 64K की है, 64 किलोबाइट की। इसके अंदर देखिए ये मेमोरी लोकेशंस बनाई हैं, क्योंकि आपको पता है मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अब ये 16 बिट की एड्रेस बस है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये जो एक इसकी मेमोरी लोकेशन है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेते हैं, ये स्टार्टिंग है, तो एक मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो 16 बिट का होगा। ठीक है, अभी ये देखें स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में पहला एड्रेस होता है, और पहला एड्रेस सबसे मिनिमम से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम लें तो हम 6 बिट्स में सबको ज़ीरो कर दें। पहली देखें 4 बिट ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, सारी बिट्स ज़ीरो हैं, तो ये पहली मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा। इसी तरह करते करते 65,536 इसके अंदर मेमोरी लोकेशंस हैं। इसी तरह फिर इस मेमोरी लोकेशन का भी कोई ना कोई एड्रेस है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस तरह इसका भी होगा। तो ये जो लास्ट वाली है ना, ये लास्ट वाली मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सारी बिट्स को अगर हम 1 कर दें तो मैक्सिमम जो 6 बिट्स से नंबर बन सकता है वो आ जाएगा। तो देखिए मैंने सारी बिट्स को 1 कर दिया, तो ये लास्ट मेमोरी लोकेशन आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो था ना 8 बिट का प्रोसेसर था, ये जो था ना इससे ज़्यादा 64K से ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस वाली मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता था। तो 64KB तो बहुत कम है। इवन के आज आप देखें हमारी जो एक पिक्चर होती है वो 4 से 5 MB की होती है, तो 64KB तो बहुत कम है। इवन की टेक्स्ट फाइल एक होती है उससे भी, वो भी से ज़्यादा ही होती है। तो रीज़न क्या था? हमें अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना था यहाँ पर। अब चले अगर सपोज करें कि इसी के साथ हम क्या करते हैं कि ये 64KB की मेमोरी थी ना, हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेमोरी लगाई, हमने बड़ी मेमोरी लगाई, तो ये जो प्रोसेसर है वो एड्रेसेस 16 बिट तक नंबर्स की जनरेट कर सकता है। तो देखें 16 बिट से मैक्सिमम नंबर 1 हमने सारे किए, तो वो यहाँ तक बन सकता है। तो ये जो मेमोरी लोकेशंस होंगी आगे, उनके तो CPU एड्रेस ही जनरेट नहीं कर सकता, तो वो तो यूज़ ही नहीं होगी। तो 64K से बड़ी मेमोरी लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये नुकसान था। तो हमें अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करना था। ठीक है, वो हमने फिर कैसे किया? अच्छा, अब ये देखिए कि जब 8080 इंटेल ने लॉन्च किया तो उसने मेमोरी को इंक्रीज़ किया। जो 8085 था, इसके अंदर जो मेमोरी थी मैक्सिमम हम लगा सकते थे वो 64KB थी। 8080 में उन्होंने इस मेमोरी के साथ ये ब्लू वाली मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड की है, उन्होंने मेमोरी ऐड की और ये 64KB से 1 MB तक मेमोरी हो गई हमारी। ठीक है, तो देखिए मेमोरी इंक्रीज़ हो गई ना। सेकंड बात ये है कि देखिए इसमें 64KB तक जो एड्रेस था हर मेमोरी लोकेशन का वो 16 बिट का था, क्योंकि अब मेमोरी एक्स्ट्रा ऐड हुई है तो इसमें 16 से के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 20 आ जाएगा। तो हर मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो 20 बिट्स का होगा। क्लियर? एनीवेज जब हम आगे जाके एड्रेस बनाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। और अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि 8080 और 8085 के बाद ये जब नया प्रोसेसर आया था 8088, तो इसमें मेमोरी 64KB से लेकर 1 MB तक मेमोरी इंक्रीज हो गई थी। क्लियर? ओके, अब आते हैं सेकंड बात पे। वो ये है कि जब उन्होंने ये देखा कि हर प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं। हर प्रोग्राम का कोड होता है जो हम कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं। हर प्रोग्राम का डाटा होता है जो कोडिंग के अंदर हम वेरिएबल्स बना के डाटा स्टोर करते हैं, और हर प्रोग्राम का स्टैक होता है। ये शायद आपको ना पता हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा। एनीवेज अभी एज्यूम करें हर प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं। तो जब मेमोरी होती है उसके अंदर क्या प्रोग्राम ही स्टोर होता है ना, तो उन्होंने कहा जब प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं तो क्यों ना हम मेमोरी के भी पार्ट्स बना लें। तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया कि मेमोरी के पार्ट्स बना लिए।
ठीक है। और जो हर पार्ट होगा ना, जो मेमोरी का हर पीस होगा, उसका साइज 64 रखा, ठीक है। तो ये देखें ग्रीन कलर का मैंने एक बॉक्स बनाया है, पूरी ऑरेंज वाली पूरी हमारी मेमोरी है, ग्रीन वाला मैंने इसके अंदर एक बॉक्स बनाया है, फिर एक और बॉक्स बनाया है, ठीक है, फिर एक और बॉक्स बनाया है और फिर एक और बॉक्स बनाया है। तो वही बेसिकली बता रहा हूँ कि मेमोरी का हमने छोटा सा एक पीस बना लिया, ठीक है, और इस पीस का साइज कितना है 64 KB। अब इस प्रोग्राम का जो कोड है वो हमने डिफाइन कर दिया कि जो इस प्रोग्राम का कोड है ना वो इस पीस के अंदर आएगा मेमोरी में, ठीक है, और जो डाटा है इस प्रोग्राम का वो इस पीस के अंदर आएगा, और जो स्टैक है इस प्रोग्राम का वो जो है ना इस पार्ट में आएगा मेमोरी के, ठीक है। और ये जो एक एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है ब्लॉक, उन्होंने हर प्रोग्राम को दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर तो कोई एक्स्ट्रा डाटा स्टोर कराना है, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब आते हैं सेगमेंट के ऊपर। तो देखें 8088 में हमने क्या किया कि जो हमारी सारी मेमोरी थी ना उसको हमने स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर दिया और हर पीस का साइज 64 है। तो ये जो पीस है ना इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्लियर होगी ये बात। तो ये देखें ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है, चौथा सेगमेंट है। सेगमेंट की कंडीशन क्या है कि ये एक मेमोरी का छोटा सा ब्लॉक होता है और इसका साइज 64K होता है। सही हो गया। तो अब मैंने आपको सेगमेंट की डेफिनेशन बता दी है ना कि सेगमेंट एक ब्लॉक होता है और इसका साइज 64K का होता है। तो ये देखें ये एक ब्लॉक बना हुआ है ना और इसका साइज भी 64 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कोड सेगमेंट, यानी सेगमेंट का मतलब पीस और कोड का मतलब है इसके अंदर कोड स्टोर होगा। तो ये कोड सेगमेंट एक ऐसा मेमोरी का ब्लॉक है जिसके अंदर प्रोग्राम का कोड स्टोर होगा। स्टैक सेगमेंट प्रोग्राम का एक ऐसा मेमोरी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर प्रोग्राम का स्टैक स्टोर होगा। डाटा सेगमेंट मेमोरी का एक ऐसा पार्ट है 64 KB जिसका साइज है, इसके अंदर प्रोग्राम का डाटा स्टोर होगा। और फिर बिल्कुल इसी तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट भी है। अब हमने 4 नए जो है ना रजिस्टर्स बनाए, उसको हम कहते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर, SSR स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। तो कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मेमोरी के अंदर ये जो हमारा कोड सेगमेंट है ना इसका स्टार्टिंग एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा होता है। तो डाटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा होता है, और इसी तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर एक्स्ट्रा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हुआ होता है। क्लियर। तो चलें हम सेगमेंट रजिस्टर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी है। CSR से मतलब कोड सेगमेंट रजिस्टर, DSR से मतलब डाटा सेगमेंट रजिस्टर, SSR से स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और ESR से एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। CSR में कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है, DSR में डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है, SSR में स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ESR में एक्स्ट्रा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलें आप सपोज करें कि ये जो सा है आपकी मेमोरी है, ठीक है, और जस्ट अ सेकंड इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये आपकी मेमोरी है और ये आपका प्रोसेसर है। तो आपको बताया ना रजिस्टर जो उनसे होते हैं प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो ये देखें रजिस्टर, इसके अलावा और भी रजिस्टर्स होते हैं इसके प्रोसेसर के अंदर जो हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, फ्लैग्स वगैरह वो सारे भी। लेकिन अभी मैं आपको ये 4 पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने ये वाले 4 प्रोसेसर के अंदर बनाए हैं। तो आप देखें इसमें 4 मैंने रजिस्टर्स बनाए हैं, CSR, DSR, SSR और ESR। अभी स्टार्ट में इनमें कुछ भी नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि हमने 3 प्रोग्राम्स ओपन करने हैं, ठीक है। हम नोटपैड ओपन करते हैं या कोई और प्रोग्राम पे ओपन करते हैं, फिर 3 कोई से प्रोग्राम म्यूज़िक प्ले करते हैं। सबसे पहले हमने पहला प्रोग्राम जब उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो उससे मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर इस तरह 4 सेगमेंट्स बन जाएंगे उस प्रोग्राम के, ठीक है। और ये देखें आप इस प्रोग्राम का ये 4 सेगमेंट्स बन गए हैं। इसको मेमोरी अलॉट हो गई है। पार्ट्स में इसलिए हुई है क्योंकि हम सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम के लिहाज से पार्ट में डिवाइड हुई है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सेगमेंट्स में क्यों इस तरह करके लोड हुआ है प्रोग्राम। अब ये देखें CS के ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 00021, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। फिर DS, ठीक है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये ऊपर लिखा हुआ है, SS इसका स्टार्टिंग एड्रेस है और ES इसका ये स्टार्टिंग एड्रेस है।
अब ये प्रोग्राम रैम के अंदर तो लोड हो गया, लेकिन जब प्रोसेसर में इसकी एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो जब ये जो रजिस्टर थे ना, सेगमेंट रजिस्टर्स, इनके अंदर इस प्रोग्राम के जो स्टार्टिंग सेगमेंट्स के स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएंगे, लोड हो जाएंगे। ये देखें, CSR में कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस आ गया, DSR में डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस आ गया, इस तरह बाकी में भी। ठीक है, तो चलें सपोज करते हैं कि आपने ना इतने में दूसरे प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया, तो जब आप दूसरे प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे ना तो वो भी रैम में लोड होगा। लेकिन सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में ये डिफरेंस है कि पार्ट्स में डिवाइड लोड हो रहा है, प्रोग्राम सेगमेंट्स में लोड हो रहा है। तो ये देखें, दूसरे प्रोग्राम के भी सेगमेंट्स बन जाएंगे और वो इस तरह लोड हो रहा होगा। लेकिन अभी सेगमेंट रजिस्टर में इसके स्टार्टिंग एड्रेस की वैल्यूज़ होंगी, इसके स्टार्टिंग एड्रेस की वैल्यूज़ सेगमेंट्स की वैल्यूज़ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर में अभी ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह हम सपोज करते हैं कि आपने ना तीसरे प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया, तो जब आप तीसरे प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे वो भी सेगमेंट्स में यानी पार्ट्स में रैम में लोड हो जाएगा। तो ये देखें, उसके सेगमेंट्स इस तरह करके बनेंगे और उसको इस तरह करके रैम में मेमोरी अलॉट होगी। इतने में ये वाला P1 जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। जब ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो अब इस प्रोग्राम ने P2 वाले ने जो सा है लोड होना है, तो सेगमेंट रजिस्टर जो थे ना उनमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी। उनमें कोड सेगमेंट, इस वाले कोड सेगमेंट का यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा, डाटा सेगमेंट इस वाले का इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम 1 का जो सा था सेगमेंट्स थे, ये प्रोग्राम 2 के हैं और ये प्रोग्राम 3 के हैं। इस तरह जो सा प्रोग्राम जो था ना प्रोसेसर में आता है ना, उसके जो सेगमेंट होते हैं, स्टार्टिंग एड्रेसेस होते हैं सेगमेंट्स के, वो सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर जो सा है लोड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोसेसर को ये पता चल जाता है कि जो प्रोग्राम लोड हुआ है ना, इसका जो स्टार्टिंग इसका कोड इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, डाटा इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैक इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है और एक्स्ट्रा अगर कोई डाटा स्टोर उसने कराया है तो वो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। सही है, तो इस तरह करके एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सेगमेंटेशन करने का एक फ़ायदा भी बता देता हूँ। जो इससे पहले वाला आर्किटेक्चर था ना 80 और 85, वो उसमें मैक्सिमम हम कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकते थे? 64 बिट की, 64 किलोबाइट की। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको बताया है कि एक सेगमेंट 64 KB का है, तो एक सेगमेंट 64 KB का, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 64 KB के हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं। तो अगर इन चारों को ऐड करें तो हम कितनी मेमोरी को एट अ टाइम रजिस्टर्स में एड्रेसेस देकर स्टोर एक्सेस कर सकते हैं? 256 KB को। तो देखें, ये भी हमें एक फ़ायदा हुआ है कि पहले हम जस्ट एक टाइम पे इतनी मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे, अब सेगमेंटेशन करने से हम एक टाइम में 256 जो सा है उसके 4 गुना मेमोरी को ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। बात क्लियर हुई है? ओके, अब हम पढ़ने लगे हैं ऑफसेट रजिस्टर्स। ऑफसेट का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं ऑफसेट रजिस्टर बनाए क्यों गए थे, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। अब सपोज करें ये रेड वाली मेमोरी है, इसके अंदर एक प्रोग्राम के मैंने जस्ट 2 सेगमेंट्स बनाए हैं, कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट। एनीवेज एक्स्ट्रा सेगमेंट भी होता है, स्टैक सेगमेंट होता है। मैंने आपको जस्ट ये समझाना है कि ऑफसेट रजिस्टर क्यों बनाए गए हैं, इसलिए मैंने 2 बनाए हैं। तो ये देखें, CSR है और ये DSR है, 2 ही रजिस्टर्स भी बनाए हैं मैंने। तो CSR में आपको पता है कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ये लिखा हुआ है, तो ये कोड सेगमेंट की वैल्यू है। तो CSR कोड सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है। ये डाटा सेगमेंट है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये था, तो ये देखें डाटा सेगमेंट रजिस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है डाटा सेगमेंट रजिस्टर में। ठीक है, लेकिन देखिए अब बात इस तरह की है कि प्रोसेसर जब एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, उसने सपोज करें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो कोड किस में पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस किस में पड़ी हैं? कोड सेगमेंट में। तो वो कोड सेगमेंट रजिस्टर से जो सा एड्रेस उठाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये तो उसको एड्रेस मिल गया, लेकिन अब सपोज करें कि वो स्टार्टिंग एड्रेस उसको अभी मिला है ना, तो उसने ये वाली जो सी अच्छा, एक और बात आपको पहले बता दूं कि ये कोड सेगमेंट जो सा है ये 64 KB का है, डाटा सेगमेंट 64 KB का है, ये भी आपको पता है। अब 64 किलोबाइट्स, इसके अंदर बहुत सारी जो सी हैं मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जैसे ये देखें, मैंने कुछ मेमोरी लोकेशंस बनाई हैं, ठीक है, ये जो बॉक्सेस बनाए हैं मेमोरी लोकेशंस है। तो जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है ये स्टार्टिंग एड्रेस देता है, तो ये इसने स्टार्टिंग एड्रेस दिया, यहाँ पर हम पहुँच गए। लेकिन सपोज करें कि हमने इस वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, ठीक है, या तो फिर हमने इस वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, तो ये स्टार्टिंग जो सी है स्टार्टिंग एड्रेस से जिस हमने मेमोरी लोकेशन को जो सा है एक्सेस करना है
उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग एड्रेस तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमने कौन सी मेमोरी लोकेशन को आगे एक्सेस करना है, वो डिस्टेंस कहाँ पे स्टोर होता है, वो ऑफसेट रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड सेगमेंट के अंदर मैंने क्या किया है कि ये जो मेमोरी लोकेशंस थी ना, इनको नंबरिंग दे दी है। डाटा सेगमेंट के अंदर भी मैंने मेमोरी लोकेशंस को नंबरिंग दे दी है। ये पहली मेमोरी लोकेशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने किसी भी मेमोरी लोकेशन को कैसे एक्सेस करना है। अब हम प्रोसेसर ने कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कोड सेगमेंट में से कोड सेगमेंट का एड्रेस लेगा। ठीक है, इस रजिस्टर में से वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब उसको आगे कैसे पता चलेगा मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करानी है, तो वो आईपी रजिस्टर होता है। आईपी रजिस्टर से क्या करेगा, वो कोड सेगमेंट के साथ इसका पेयर होता है। तो यहाँ पे वो देखेगा क्या वैल्यू, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू लिखी हुई है तो वो 3 वाली मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा और ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गई ये बात। इसी तरह अगर उसने जो सा है 3 वाली एग्जीक्यूट नहीं करनी, 1 वाली करनी है, तो यहाँ पे देखेगा कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गई बात। बिल्कुल इसी तरह अगर उसको कोई डाटा चाहिए तो उस प्रोग्राम के जो सा डाटा सेगमेंट रजिस्टर का ये एड्रेस होगा, यहाँ से डाटा सेगमेंट में आएगा। ठीक है, और जो सी अब देखेगा बीपी बेस पॉइंटर रजिस्टर है, यहाँ पे देखेगा कौन सा एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो सा है 3 पड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा, वो इस सेगमेंट के अंदर 3 मेमोरी लोकेशन से डाटा को ले लेगा। तो आपको बात समझ में आ गई ऑफसेट रजिस्टर किस लिए यूज होता है। इसको हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट एंड डिजायर्ड लोकेशन। स्टार्टिंग एड्रेस में आप पहुंच गए, अब जिस लोकेशन पे आपने आना है ना, डिजायर्ड आपकी लोकेशन है, वो आपकी इन ऑफसेट रजिस्टर्स में पड़ी हुई होती है। तो इस तरह करके आप उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हो। बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल जो दूसरे सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं उनके साथ भी ऑफसेट रजिस्टर होते हैं। जैसे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के साथ एसपी होता है, स्टैक पॉइंटर होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर के साथ सोर्स इंडेक्स होता है या डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है। ये हमारे पास 4 होते हैं ऑफसेट रजिस्टर्स, और ये 4 होते हैं हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स। मैंने इसमें कोड सेगमेंट को चेंज करके स्टैक सेगमेंट बना दिया है और इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट बना दिया है। 2 सेगमेंट इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए 2 करके आपको समझा रहा हूँ। इन 2 का तो आपने समझ लिया है, अब इनकी बात करते हैं। तो सपोज करें प्रोसेसर को प्रोग्राम का स्टैक चाहिए, तो वो क्या करेगा, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर से स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस उठाएगा। स्टार्टिंग एड्रेस उठा लिया उसने, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे आपने 1 लिखना है। ठीक है, 3 की जगह, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये इसने स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस ले लिया। अब जिस लोकेशन पे उसने जाना है वो एसपी रजिस्टर से उठाएगा। एसपी रजिस्टर में 3 लोकेशन है तो वो 3 में जाएगा। ठीक है, अगर एसपी में 4 पड़ी होगी तो वो 4 लोकेशन से जाके जो सा उठा लेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट से उसने कुछ एक्सेस करना है तो उस एक्स्ट्रा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस उठाएगा। स्टार्टिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट में पहुंच गया। अब उसने जिस लोकेशन पे जाना है वो यहाँ पे देखेगा। एसआई और डीआई ये किस तरह यूज होते हैं ये आगे हम सीखेंगे। 2 रजिस्टर्स यहाँ पे क्यों होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, एनीवेज जस्ट ये ऑफसेट रजिस्टर्स होते हैं, इनके नाम वगैरह याद कर लो, सेगमेंट रजिस्टर के अभी नाम याद कर लो। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे चीज़ें खुलती जाएंगी, आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। पुरानी चीज़ें भी अब कभी कभी ऐसे होता है कि आगे जाके क्लियर होती हैं। ठीक है, तो फाइनली इनको कंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए, CS के साथ IP रजिस्टर होता है, DS के साथ BP होता है, SS के साथ SP होता है और ES के साथ सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। इनको हम फिक्स्ड एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, और ये देखें जैसे लिखा हुआ है CSIP, इसको हम उल्टा ऐसे करके नहीं लिख सकते। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जैसे लिखा हुआ है CSIP तो हम इसकी जगह CSBP नहीं लिख सकते और DS के साथ IP नहीं लगा सकते। ये फिक्स्ड एसोसिएशन है जो सा आर्किटेक्चर बनाने वालों ने बनाया हुआ है। DS के साथ हमेशा BP होता है और CS के साथ हमेशा IP होता है। क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये देखिए, जो हमने सेगमेंट रजिस्टर्स बनाए थे पहले, इसके अंदर हर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कितनी बिट्स का है? 5 बिट्स का। ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो चलें हम इसको हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये हम लिखते हैं 0 0 2 1, ठीक है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपको पता है हेक्सा का जो एक होता है वो बाइनरी के 4 डिजिट्स के बराबर होता है। तो ये देखें, पहले वाला 0 तो बाइनरी में 4 बिट्स बन गई, उसके बाद जो सा दूसरे वाला 0 बाइनरी में 4 बिट्स बन गई, तीसरे वाला 0 बाइनरी में 4 बिट्स बन गई। ओके, अब 2 है तो 2 को बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर 1 है तो 1 को बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं। देखें कितनी बिट्स बनी है, 20 बिट्स बनी है। ऐसी बात है ना। तो जो हम 88 पढ़ रहे हैं, 88 में रजिस्टर कितनी बिट्स के हैं, 16 बिट के। तो CSR में तो एड्रेस 20 जो सा है 20 बिट्स का आ ही नहीं सकता। तो फिर क्या है, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि CSR में जो सा है ना 16 बिट का एड्रेस स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये जो 16 बिट का एड्रेस है ना, इसका सोल्यूशन ये है कि इसको आप क्या करो, इसको ना आप जस्ट अ सेकेंड, इसको आपने किस में स्टोर कराना है, CSR में स्टोर कराना है। और ये जो बचता है ना एड्रेस, इसको आप ऑफसेट रजिस्टर में स्टोर करा दो। तो ये किस में स्टोर होगा, ये हमारे पास IP रजिस्टर में स्टोर होगा। समझ आ गई, 20 बिट का एड्रेस हो गया ना, अब स्टोर हो गया। तो इस तरह करके हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं, एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं, वो ये कि 16 बिट का एड्रेस यहाँ से होता है और IP का होता है। इन दोनों को हम फिर ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो 20 बिट का एड्रेस बन जाता है, और फिर हम जाके डाटा लेते हैं। एनीवेज, ये 20 बिट का एड्रेस कैसे बनाते हैं, CSR में किस तरह 16 बिट स्टोर होते हैं, IP में किस तरह होता है, वो हम एड्रेस कैलकुलेशन की एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सीखेंगे। और उसमें ये जो जितना आपको पढ़ाया है इसका कुछ ना कुछ दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। ओके, अब हमने जितना पढ़ा है उस सारे को एक दफ़ा कंक्लूड कर लेते हैं। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल आज का हमारा टॉपिक था। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि मेमोरी को हमने पीसीज में डिवाइड करके कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये आज हम सीखेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमने मेमोरी को क्यों डिवाइड किया था। उस 2 रीज़न थे, एक कॉम्पैटिबिलिटी और एक मेमोरी इंक्रीज़। कॉम्पैटिबिलिटी में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम नया प्रोसेसर बनाएंगे तो पुराने प्रोसेसर वाले जितने भी पुराने प्रोसेसर हैं उन पे जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो नए प्रोसेसर पे भी चलने चाहिए, और नए प्रोसेसर पे जो नए प्रोग्राम्स हैं वो भी चलने चाहिए, ठीक है। ये कॉम्पैटिबिलिटी था। सेकंड रीज़न था मेमोरी इंक्रीज़। प्रॉब्लम ये थी कि जो ये पुराने प्रोसेसर थे इन पे मेमोरी कम थी। ये इस पे जो है ना 64 KB की मैक्सिमम मेमोरी लगाई जा सकती थी। जब 88 आया तो इस पे हमने मेमोरी को इंक्रीज़ किया 1 MB पे आ गए। फिर इसके बाद और प्रोसेसर्स आते कि मेमोरी इंक्रीज़ होती कि मैंने आपको बताया था आजकल ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसमें 32 बिट का प्रोसेसर है और मैक्सिमम हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं दिन ब दिन, जिससे जो कंप्यूटेशंस फास्ट होती जा रही हैं, प्रोसेसिंग फास्ट होती जा रही है। आज इस प्रोसेसर में जो मैक्सिमम जो है मेमोरी लगाई जा सकती है वो 4 GB की है, और जो ये प्रोसेसर है इसमें 64 बिट का, इसमें जो मैक्सिमम मेमोरी लगाई जा सकती है वो 8 GB की है। इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि फ्यूचर के साथ मेमोरी मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि दिखाया था डायग्राम बना के जो 8080 आर्किटेक्चर है, 8080 और 8085 जो आर्किटेक्चर है उसमें 64 KB की मैक्सिमम मेमोरी लगाई जा सकती थी। जब 8088 आया तो उसमें हमने मेमोरी को कैसे इंक्रीज़ किया, ये ब्लू वाली एक्स्ट्रा मेमोरी हमने उसके साथ लगाई, और इस तरह करके हमने उसको मेमोरी इंक्रीज़ होगी डायग्राम बना के आपको मैंने दिखाया था। पहले इसमें 16 बिट का एड्रेस जनरेट हो सकता था मैक्सिमम, अब इसमें जो है 20 बिट्स का एड्रेस हर मेमोरी लोकेशन का जनरेट होता है 1 MB में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये सीखा था कि पहले जो प्रोग्राम होते थे वो इसी तरह मेमोरी के अंदर लोड हो जाते थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं, कोड, डाटा और स्टैक, तो उन्होंने कहा क्यों ना, प्रोग्राम तो वैसे भी मेमोरी में लोड ही होना है तो हम इसको पार्ट्स में लोड करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो सा है छोटे छोटे से पार्ट्स बना दिए, ठीक है, और जो सा पार्ट्स में प्रोग्राम को लोड करवाया, और हर पार्ट का उन्होंने नाम दे दिया। उस पार्ट को उन्होंने कहा सेगमेंट, और इसका साइज मैंने आपको बताया था 64K है, ठीक है। और जो जिस तरह का डाटा उसके अंदर आ रहा है उस तरह का उन्होंने नाम दे दिया। कहते हैं कि अगर उसके अंदर कोड स्टोर कराना है तो उस पार्ट का नाम कोड सेगमेंट, स्टैक स्टोर कराना है तो स्टैक का नाम स्टैक सेगमेंट, ठीक है। और डाटा स्टोर कराना है, इस तरह करके जो सा है स्टोर होता था, और इस तरह करके सेगमेंट्स के नाम हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट रजिस्टर में
जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके जो सेगमेंट्स होते हैं ना, उनकी स्टार्टिंग एड्रेसेस इसके अंदर स्टोर होते हैं। ये हमने सीखा था। उसके बाद फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी और मैंने आपको कहा था कि सपोज करें ये 3 प्रोग्राम्स हैं, हमने एग्जीक्यूट करवाने हैं। ठीक है, ये हमारी मेमोरी है। स्टार्ट में मेमोरी खाली थी, ये प्रोसेसर था। प्रोसेसर में मैंने 4 रजिस्टर्स बनाए थे क्योंकि रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर होते हैं। जब हमने इस पर डबल क्लिक किया तो रैम के अंदर पार्ट्स में, सेगमेंट्स में ये लोड हो गया। ठीक है, और इसके जो स्टार्टिंग एड्रेसेस थे वो इस तरह करके अलॉट हो गए। ठीक है, और जब ये प्रोसेसर में आया एग्जीक्यूट होने के लिए तो इसके जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो कोड सेगमेंट्स रजिस्टर में आ गया। ठीक है, इस तरह बाकी सेगमेंट्स के भी स्टार्टिंग एड्रेसेस उनके सेगमेंट रजिस्टर्स में आ गए। फिर जब हमने दूसरे प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया तो मेमोरी के अंदर वो इस तरह करके लोड हो गया। ठीक है, सेगमेंट्स में। तीसरे प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया तो वो भी मेमोरी के अंदर इस तरह लोड हो गया। इस तरह जोन सा प्रोग्राम प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा, उस प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स होंगे उनके स्टार्टिंग एड्रेसेस इन 4 रजिस्टर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा, प्रोसेसर को डाटा चाहिए तो वो डाटा सेगमेंट रजिस्टर से ले ले। उसके बाद हमने ये सीखा था कि ऑफसेट रजिस्टर्स क्या होते हैं और उनकी क्यों ज़रूरत पेश आई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट क्या होता है, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है सेगमेंट का उसका, और सेगमेंट के अंदर आपको मैंने बताया था मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो जिस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। सही। अब हमने ये देखा था कि ऑफसेट रजिस्टर क्यों ज़रूरत आया था। उसकी 2 वजह थी। सबसे पहली वजह ये थी कि इसके अंदर स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर हो गया, तो अब हमें ये नहीं पता कि इस सेगमेंट के अंदर हमने आगे कौन सी मेमोरी लोकेशन में जाना है। तो वो जो इसके आगे का एड्रेस था ना, वो इस ऑफसेट रजिस्टर में स्टोर हुआ था। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि CSR का, यहाँ पे ESR की बात करते हैं। ESR का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, ये वाला, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे थर्ड वाली एक्सेस करनी है तो वो यहाँ पे आता है हमारे पास। ठीक है, तो वो इस तरह करके इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो रजिस्टर्स थे ना वो कौन सा है 16 बिट के थे, लेकिन मेमोरी में हर सेगमेंट का, हर मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस था वो 20 बिट का था। तो एड्रेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फिर, तो एड्रेस कैलकुलेशन होती है। ठीक है, वो एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होती है, CSR में 16 बिट का एड्रेस आता है और ये जो ऑफसेट रजिस्टर होते हैं 4 बिट्स इसमें आ जाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 20 बिट का एड्रेस जो सा है वो इस तरीके से ऐड करते हैं कि 20 बिट का जो सा रैम में उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है वो डायरेक्ट उसी पे जाके रुकता है। ठीक है, तो इस तरह करके होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एड्रेस कैसे जो सा है कैलकुलेट होता है, ये ट्रिक होती है। CPU कैसे जो सा कैलकुलेट करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बना के इसको दोबारा देखेंगे। सो आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कोई ना कोई कन्फ्यूजन होगी किसी ना किसी तरह से। मैंने कोशिश की है कि ये कवर करूं किसी तरीके से टॉपिक, लेकिन जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, मैंने बताया इन रजिस्टर्स को हम यूज़ करेंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। ठीक है, तो फिलहाल आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।